Good morning, everyone. Today we are going to study the alcohol, phenol and ether. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल. उसमें आपने पढ़ा था द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट एंड एस्टरीफिकेशन. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ अल्कोहल along with formation of phenol. Then what are the usage of alcohol? Which of the alcohol you have to study in your syllabus? तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एथेनॉल और साथ में पढ़ना है मेथनॉल. नॉर्मली जब हम बात करते हैं एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि एल्कोहल्स आर द वाइन्स. बहुत बार क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चों के फेस पे स्माइल आ जाता है ऑन द नेम ऑफ द एल्कोहल्स. तो क्या रियल में एल्कोहल्स एथेनॉल ही होते हैं और सिर्फ वाइन ही होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ होते हैं? अगर हम देखें तो हमारे डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हम अल्कोहल खाते या पीते हैं, चाहे वो सीनियर्स हों या बच्चे हों. हर एक इंसान, अगर हम ऐसा कहते हैं तो सामने वाले का रिएक्शन बड़ा अजीब सा रहता है. उन्हें लगता है कि क्या हम भी अल्कोहल पीते हैं? रियल में सब अल्कोहल खाते पीते हैं, अलग अलग फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में उठ के हम पीते हैं चाय. बेड टी लेता है कोई ब्रश वगैरह करने के बाद चाय पीता है, लेकिन चाय मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं. बच्चे दूध पीते हैं. और चाय में क्या होता है? शुगर, साथ में मिल्क. एंड शुगर एंड मिल्क बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द एल्कोहल. बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा था, दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दोनों ही एल्कोहल्स होते हैं. सिमिलरली जब आप देखें मिल्क, तो मिल्क में भी लैक्टोज होता है जो अल्कोहल की कैटेगरी में आता है. तो यहाँ पे हम सुबह से लेकर शाम तक इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल्स लेते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एथेनॉल की बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ एथेनॉल. कुछ यूजेज आप लोग जानते होंगे, एक्चुअली सारे यूजेज ही आप लोग जानते हैं. तो जब हम बात करते हैं एथेनॉल की यूजेज की, तो सबसे पहला होता है इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन. कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी मेडिसिन में यूज होता है? तो यहाँ पे जितने कफ सिरप होते हैं, मैक्सिमम कफ सिरप में एथेनॉल होता है. एथेनॉल एज अ बेस होता है. तो यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ कफ सिरप एंड इन सम ऑफ द डाइजेस्टिव मेडिसिन. डाइजेशन के लिए भी कुछ मेडिसिन आते हैं जिसमें अल्कोहल का अमाउंट होता है, लाइक पुदीन हरा. पुदीन हरा में भी बड़े अमाउंट में अल्कोहल होता है. उसके अलावा एथेनॉल होता है, एक्चुअली एथेनॉल होता है. इनके अलावा, मेडिसिन के अलावा अगर हम देखें तो एक और इसके अलावा भी एक मेडिसिन है जो कि होते हैं आपके एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स. अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी अल्कोहलिक बेस के बहुत सारे मेडिसिन यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले एक मेडिसिन चलती थी मृत संजीवनी सुरा. उसमें भी अल्कोहल का बहुत बड़ा अमाउंट था, इतना बड़ा अमाउंट था कि उसे बाद में बैन करना पड़ा गवर्नमेंट को. मेडिसिन के अलावा अगर हम अल्कोहल के यूजेज को देखें तो अल्कोहल एज ए फ्यूल यूज होता है. अगर आप अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं तो उस पर अगर देखेंगे तो उसके जो डिवाइस होता है जिससे आपका पेट्रोल मिलता है, वो पूरा डब्बा जो रहता है, उसके नीचे देखेंगे तो लिखा रहता है 10% एथेनॉल एडेड, या हिंदी में लिखा रहेगा तो 10% सीरा मिश्रित पेट्रोल. एक्चुअली ऐसा कहा जाता है या ऐसा है, यूपी में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं. और अगर आज नहीं है तो कम से कम जब हम लोग पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज यहीं पे थी. बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ब्रेक कर गया. हो सकता है आज के समय में थोड़े कम या ज्यादा हो, तो भी बहुत सारे हैं. इन शुगर फैक्ट्रीज के साथ होता क्या है, शुगर फैक्ट्रीज में शुगर बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, शुगर केन. और उससे जब जूस निकलता है तो जो सबसे पहली मेडिसिन निकलती है जिसे लेवी में चली जाती है, वो नॉर्मली मेडिसिन बनाने के लिए, ड्राई सिरप बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए मेडिसिनल पर्पज से यूज होती है और किसी पर्पज से उसे यूज नहीं किया जाता. उसके बाद जो चीनी आती है वो मार्केट की सबसे अच्छी क्वालिटी की चीनी होती है. उसके बाद उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फाइनली एक ऐसी कंडीशन आती है कि अब फर्दर शुगर का क्रिस्टलाइजेशन बंद हो जाता है. वो बिल्कुल लास्ट वाली चीनी ही महीन वाली चीनी होती है जिसे हम लोग सल्फर शुगर बोलते हैं, क्योंकि सल्फर से उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है. अब इसके क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद अगर आपने कभी गुड़ बनाते हुए देखा होगा, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, और जो लोग शहरों में भी रहते हैं, गांव में घूमने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कभी देखा होगा गुड़ बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में, जिसे कराहा बोलते हैं, कराहे में जूस को डाल के बॉयल किया जाता है. और जब उबाला जाता है तो उसके ऊपर जो झाग बनता है, जो फ्रोथ बनता है, उसे इकट्ठा करके रख लेते हैं.
गांव में उसे पानी के साथ मिक्स करके कुछ गरीब लोग खुद भी पीते हैं। इवन अब तो गरीबों वाली बात नहीं रह गई, अब तो अमीर गरीब सब पीते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गन्ना कम से कम हमारे एरिया में, बनारस वाले एरिया में नहीं है। और जहाँ पे ज़्यादा होता है वो अपने जानवरों को पिला दिया जाता है, क्योंकि उससे ऐसा मानते हैं कि गर्मी आती है शरीर में, और बैल, गाय, भैंस जो भी हैं उनको सर्दी से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शुगर फैक्ट्री में ही जो फ्रोथ निकलता है उससे चॉकलेट बनाया जाता है, अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट्स जो हम बात कर रहे हैं। सस्ते वाले में तो आर्टिफिशियल शुगर मिला दिया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स मिला दिए जाते हैं, जिससे बनाया जाता है। इसके बावजूद भी जो आपका फाइनल लिक्विड निकलता है एज ए रेसिड्यू, उसमें अभी भी थोड़ा सा ही सही लेकिन शुगर होता है। इसे पहले क्या किया जाता था, डायरेक्ट नदियों में डिस्पोज कर दिया जाता था, नालियों के थ्रू नदियों में डाल दिया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी कि जब ये जाते थे तो रास्ते में नालियों के खराब होने की वजह से कहीं पे थोड़ा थोड़ा रुक जाता था। शुगर है, कहीं जाएगा तो वो जो मटेरियल बनेगा, सैक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड जो बनते हैं, वो धीरे धीरे ईंटों को खराब करते हैं, जिससे नालियां भी खराब होती हैं। तो वहां पे जाके वो डिपॉजिट होने लगे। डिपॉजिट होने लगे तो उनका डिकम्पोजिशन होने लगा, सड़न होने लगी, जिससे बदबू फैलने लगी। साथ में जो एनिमल्स उसे पीते थे उनको उससे नशा होने लगा, और कुत्ते और बंदर, डॉग्स एंड मंकीज, ये जब इस तरह की चीजों को पीते थे तो उनको नशा होने की वजह से वो अगल बगल वालों को नुकसान पहुंचाने लगे, वायलेंट होने लगे। रीजन आप जानते हैं वायलेंट होने का, इसको पीने के बाद, क्योंकि उसमें वाइन बनती थी। इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को डिस्टिलरी लाइसेंस प्रोवाइड किया जिन लोगों को शुगर फैक्ट्री दी गई थी, और उन लोगों ने इससे एल्कोहल बनाना शुरू किया। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जहां पे एल्कोहलिक्स कम होते हैं, शराब पीना यहाँ पे अच्छी बात नहीं मानी जाती, तो इस वजह से हमारे यहाँ एल्कोहल्स का कंजम्पशन कम है। तो जो एल्कोहल बनता था, इतना सारा कंजम्पशन ना होने की वजह से इस एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाने लगा। ऐसा होने से अगर हम 10% एथेनॉल एडेड पेट्रोल खरीदते हैं, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 1 लीटर उसमें एथेनॉल होता है। ये व्हीकल की इफिशियंसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, उतनी ही इफिशियंसी के साथ हमारे व्हीकल चलते हैं इसके बावजूद भी। तो यहाँ पे हमारी इफिशियंसी को मेंटेन रखते हुए ये क्या कर रहा है, हमारे पेट्रोल के अमाउंट को बढ़ा दे रहा है, या कह सकते हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ एडिशन कर रहा है, फ्यूल में एडिशन कर रहा है, और हमारे लिए ये बेटर कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। ये एथेनॉल जब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जाते हैं फॉर द यूज, चाहे लैब में यूज करने के लिए हो या किसी और पर्पज में यूज करने के लिए हो, तो इस एथेनॉल को बहुत सारे लोग बीच में पीने लगते थे। अगर टैंकर्स जा रहा है तो ट्रक ड्राइवर निकाल के पी लिया या कुछ ऐसा कर लिए, और ऐसा होने से रोड पर अगर ड्राइवर पी लिया तो आप समझ सकते हैं कि उसे परेशानी हो सकती है, उसी को नहीं औरों को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसे डीनेचुरेट कर दिया जाता है, और डीनेचुरेशन के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मेथेनॉल मेनली डीनेचुरेशन का काम करता है। उसके अलावा वुड स्प्रिट बनाने के लिए भी, या आपके स्कूल में जो लैब में स्प्रिट आता है उसे बनाने के लिए भी मेथेनॉल यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ द एल्कोहल्स, स्पेशली एथेनॉल एंड मेथेनॉल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज द फिनॉल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हम फिनॉल को देखते हैं तो हम कहते हैं व्हाई फिनॉल इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एल्कोहल। नॉर्मली जब हम एल्कोहल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल, जनरली यही बोल दिया जाता है। बट एक्चुअली द डेफिनेशन फॉर द एल्कोहल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सैचुरेटेड कार्बन आर कॉल्ड एल्कोहल। मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए कुछ कंपाउंड्स मैं ड्रा कर रहा हूं। ये OH, ये है OH, एक और कंपाउंड है, ये है OH, ये आपका नेक्स्ट है दैट इज द फिनॉल OH। इनमें से आप कहें कि विच वन इज एल्कोहल, क्या बता सकते हैं आप लोग? एक्चुअली नो वन इज एल्कोहल इन दीज ऑफ द 4 कंपाउंड्स।
देखने में तो लग रहा है कि सबके पास OH ग्रुप लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे के सारे अल्कोहल्स होने चाहिए। रियल में एक भी अल्कोहल नहीं है। और ऐसा क्यों? बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट ऑन द सैचुरेटेड कार्बन। ये अनसैचुरेटेड कार्बन पे है, उस कार्बन पे है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। या कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऑल द कार्बन ऑन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। So you can say the organic compound containing hydroxyl group on the sp3 hybrid carbon are called alcohol. And as the phenol is not containing the OH group on the sp3 hybrid carbon, that is containing on the sp2 hybrid carbon, so phenol is not considered as an alcohol. क्योंकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन पे लगा होता है, इस वजह से फिनॉल को अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स की कैटेगरी में नहीं रखते, हम एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों अनसैचुरेटेड कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कंपाउंड अल्कोहल्स की कैटेगरी में नहीं आता? तो मैं वही पहला कंपाउंड ले रहा हूं, CH3COH डबल बॉन्ड एंड CH2। होता यह है कि इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, और जब यहां शिफ्ट होगा तो बनाएगा क्या? ये बनाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O। अब आप देख रहे हैं ये कंपाउंड, ये कार्बन जो है इस कंपाउंड में यहां पे 5 बॉन्ड बन गए। इसमें 5 बॉन्ड बनाना तो कार्बन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये एक बॉन्ड यहां से यहां ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक करेगा तो यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया, यानी इस कार्बन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यानी हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और बना लेंगे ये कंपाउंड। आपने ये रिएक्शन ना पहले भी देखा था क्लास 11th में, जब आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, जब आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। अब यहां पे ये कंपाउंड जो कि इनॉल था, इन डबल बॉन्ड एल्कोहल ऑल, जो कंपाउंड इनॉल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये कंपाउंड इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, टॉटोमेरिज्म तो यही होता ही था ना। लेकिन जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सब के सब इस कंडीशन को शो करते हैं। So the compound having hydroxyl group on the unsaturated carbon generally behaves like carbonyl system, either like aldehyde or ketone. इस वजह से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन पे है, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन पे है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखते। अब फिर से फिनॉल पे आ जाते हैं, जहां से हमने टॉपिक शुरू किया था। द फिनॉल डज नॉट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द sp3 हाइब्रिड कार्बन, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एल्कोहल। तो फिनॉल को हम एल्कोहल इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन पे है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन पे है। इवन फिनॉल कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म जैसी कंडीशंस को आसानी से नहीं शो कर पाता, क्योंकि बेंजीन रिंग एक यूनिक कंडीशन होती है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर के बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि वहां पे हेवी रिजोनेंस हो रहा होता है, और इस वजह से वो फिनॉल एल्कोहल जैसी ही प्रॉपर्टी कुछ देता है, लेकिन फिर भी वो एल्कोहल नहीं कहा जा सकता, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन, बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द sp2 हाइब्रिड कार्बन। नाउ प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द फिनॉल फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम aniline, from aniline। रिएक्शन आप सबके लिए वेल नोन है, दैट इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। ये है आपका एनिलीन,
जब इसे ट्रीट किया जाता है NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और हैलो एसिड से, ये जनरेट करता है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन N2X। इस स्टेप को हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। एंड दिस डाइएजोनियम साल्ट व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर H2OH+, वाटर के साथ H+ इसलिए लगा दिया जाता है जिससे वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाए। तो यहां पे जब इसे हम वाटर से ट्रीट करते हैं ये बनाता है फिनॉल। रिएक्शन अगर आप देखना चाहें तो ये एमीन चैप्टर में आखिर में जो रिएक्शन दिए हैं डाइजोनियम साल्ट टॉपिक में, वहां पे ये रिएक्शन आपको मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहां पे फ्रॉम एनिलीन यू विल कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम साल्ट एंड दैट विल टर्न इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल। तो ये है आपका बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका वेल नोन है, दैट इज द फिनॉल। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और से बनाना हो, यानी क्लोरोबेंजीन से बनाना हो, नाइट्रोबेंजीन से बनाना हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना हो, तब आप कैसे बनाएंगे? यहां पे ये 3 रीजेंट हैं, क्लोरोबेंजीन पहला, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन और तीसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम इसे ट्रीट करें NaOH से, ये बनाते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ये भी ऐसा ही करता है और ये भी ऐसा ही करता है। और ये सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम एसिडिफाई करते हैं, एसिड से ट्रीट करते हैं, वाटर से नहीं करिएगा। वाटर से ट्रीट करने पे क्या होगा? वाटर से ट्रीट करने पे एक तो फिनॉल बन जाएगा। तो आप कहेंगे फिनॉल तो बनाना ही था, तो प्रॉब्लम क्या है फिनॉल बनाने में? लेकिन बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? NaOH, और ये एसिड NaOH बेस फिर से एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसे अवॉइड करने के लिए कभी भी एसिड से ट्रीट करते हैं, वाटर से ट्रीट नहीं करते। क्योंकि एसिड से ट्रीट करेंगे, मान लेते हैं ये एसिड HCl है, तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन तो चला गया, ऑक्सीजन के साथ लग के फिनॉल बना लिया। और क्लोराइड कहां लगा? सोडियम एटम पे लग गया, और सोडियम एटम पे लगा तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे फिनॉल बना, साथ में सोडियम क्लोराइड बना। तो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है ना? ये है सोडियम फेनॉक्साइड एंड दैट वन इज फिनॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है इस रिएक्शन में, जब आपको कहा जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो आपको यही भूल जाता है कि क्यूमीन होता क्या है। ठीक है ना? यह है क्यूमीन, और जब हम इस क्यूमीन को ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन से, इसे वैसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो हम जब इसे ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन से, ये बनाता है C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी ये बन गया पेरोक्साइड। ये है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब इसे हाइड्रोलाइज करते हैं H2OH+, तब ये क्या बनाता है? ये बनाता है फिनॉल along with CH3CO and CH3। अब यहां पे कभी कभार ये रिएक्शन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है। और इनडायरेक्ट वे क्या है? इनडायरेक्ट वे है आपका कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम दिस वन। एसीटोन के प्रिपरेशन के लिए भी पूछा जा सकता है, और अगर एसीटोन के प्रिपरेशन के लिए पूछता है तो भी आप यही रिएक्शन देखते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल एज वेल एज द ईथर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।